नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आपका फिर से स्वागत करता हूं एक वीडियो में। आशा करता हूं दोस्त आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप अपनी पढ़ाई में चार चांद लगा रहे होंगे। और दोस्तों, आप निरंतर अपने सब्जेक्ट को निरंतर से गहन अध्ययन करने के बाद, मॉक को अध्ययन करने के बाद आप अपने आप को पता लगा रहे होंगे कि आपसे गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अंतिम 30 दिन की रणनीति क्या होने वाली होगी और किस सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम देना है। टाइम वाइज मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि भैया आप बताइए कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। तो इसी हिसाब से मैं आपको इस हिसाब से बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट मार्क्स गेनिंग है और किसमें सबसे कम पढ़ना है। तो उसी हिसाब से आपको उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा मार्क्स लेके आने हैं। तो अंतिम 30 दिन की रणनीति होने वाली है। अगर इससे पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ है, उसका लिंक मैं कमेंट में पिन कर देता हूँ। आप उस पर क्लिक करेंगे तो सीधा आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं, जहाँ पे मतलब डिस्कशन होता है पढ़ाई से रिलेटेड। जो भी आपको PDF वगैरह चाहिए होती है तो आपको वहाँ पे मिल जाता है। तो दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ अंतिम 30 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, परीक्षा की डेट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, कभी भी डेट आ सकती है। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलिए कि 30 दिन बचा है, इससे ज़्यादा नहीं बचा है। जब आप अपने आप को एक टाइम टेबल में बांधेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, आज 30 दिन हुआ। जैसे आप 30 दिन की रणनीति आपने बनाई, उसमें आप एक पेज में ना आप अपने टेबल के सामने से 30 लगा दो, फिर 30 दिन काट दो। जैसे एक दिन कम हो गया, 29 दिन काट दो, 29वां काट दो, फिर 28। फिर आपको पता चलता रहेगा कि हमने जो 30 दिन की रणनीति बनाई हुई है उसमें अभी कितने दिन बचे हुए हैं और हमने क्या क्या उसमें फॉलो किया है। जब 30 दिन की आप रणनीति बनाओ तो उसमें ये आपका माइंड होना चाहिए कि हमें इतना चीज़ कवर करना है। नहीं, अगर आप बना के टांग दो और आप उसको फॉलो ना करें तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ किस सब्जेक्ट में आपको कितना टाइम देना है। तो दोस्तों, पहला तो मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि मैं काफ़ी दिन से कहता आया हूं कि आपको पहले तो हिंदी में टाइम देना है। हिंदी में आपको 2.5 घंटे, 2 से 2.5 घंटे हिंदी में टाइम देने ही देने हैं, चाहे जो हो जाए। अगर आपने एक बार हिंदी के सिलेबस को मतलब पढ़ लिया है, पूरा एकदम कंप्लीट कर लिया है, तो आप RWA पर आप ममतेज सर का हिंदी का प्रैक्टिस सेट फॉलो कर लीजिए। 30 से 35 मिनट का होता है। अगर आपने पढ़ा है तो उसको 2x स्पीड में देखेंगे तो 20 मिनट में हो जाएगा। तो आप 2 घंटे जैसे आपने अपने रिवीजन को दिया बुक या नोटबुक से, जो भी, मैंने वैसे भी नोटबुक प्रोवाइड की हुई है, और आधे घंटे में आप एक प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे। तो आपको वहाँ पे मिक्स में पूरा जो नए क्वेश्चन बनते हैं आपका उसको भी पता चल जाएगा और पूरे ओवरऑल चैप्टर से भी आपका रिवीजन हो जाएगा। आप एक प्रैक्टिस सेट फॉलो कीजिए अगर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है सिलेबस। उसके बाद आता है 2 रीजनिंग। मतलब हिंदी के बाद अगर कोई सब्जेक्ट मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है कि वो रीजनिंग है, और इसमें जो क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब अगर नौकरी लेनी है तो जो नौकरी के रास्ते होते हैं यही रीजनिंग से खुलते हैं। जैसे चुनाव में कहा जाता है कि जो प्रधानमंत्री बनता है उसके रास्ते यूपी से गुजरते हैं, क्योंकि यूपी से 80 सीटें होती हैं लोकसभा में। वैसे ही अगर आपको यूपी पुलिस में वर्दी लेनी है तो यहाँ के जो रास्ते गुजरते हैं रीजनिंग से होके गुजरते हैं, क्योंकि यहाँ पे 55 क्वेश्चन आते हैं। और इसमें कोई रीजनिंग में ऐसा भी नहीं आता कि आप कर ना पाओ। रीजनिंग में आप जैसे 55 क्वेश्चन आते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और फिर सब नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आप कर लेंगे। अगर आपने रीजनिंग का एक बार सिलेबस पूरा किया हुआ है तो मैं आपको बताऊंगा, आपसे एक घंटे आप RWA पर राहुल शर्मा सर का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चलता है, आप सिर्फ उसको फॉलो कर लीजिए, आपका हो जाएगा। आप रीजनिंग के पीछे ज़्यादा परेशान मत होइए ज़्यादा, क्योंकि आप जब रीजनिंग खुद से बुक से लगाने बैठेंगे तो आप 1-2 घंटे या 1.5 घंटे ज़्यादा लगा पाएँ, 20-30 क्वेश्चन कर पाएँ। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो मतलब 30 क्वेश्चन आपके 1 घंटे में हो जाएंगे। आपको पूरे मतलब चैप्टर का ओवरऑल व्यू भी पता चल जाएगा कि, और जो नए क्वेश्चन बनते हैं उनका भी आपका मतलब प्रैक्टिस होती रहेगी। और अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत लगती है तो 1 घंटे प्रैक्टिस सेट हो गया और 1 घंटे आप रीजनिंग लगा सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो ये हो गया रीजनिंग का। फिर उसके बाद आता है दोस्तों मैथ्स का आता है। मतलब मैथ्स सबको डर लगता हुआ है, और मैथ्स मतलब जितना वीडियो बनाओ और टेलीग्राम पे सिर्फ मैथ्स के बारे में, तो मैं शुरू से यही कहता आ रहा हूँ कि अगर आपने मैथ्स एक बार कंप्लीट कर लिया है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, तो आपने जो नोट्स बनाया हुआ है, जो क्वेश्चन आपने लिखे हुए हैं, सिर्फ आपको उन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करना है। अगर आप
आपको 2-3 महीने 3-4 महीने मैथ पढ़ते हुए हैं और आप सोचो कि मैं बुक से क्वेश्चन लगाऊं, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि बुक से लगाने का भी कोई मतलब आपका बनता नहीं है। अगर आपको लगाना है तो आप प्रैक्टिस सेट फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे टीचर आपको बताएगा उसके जो भी शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, जो अप्रोच होते हैं कि आप नई नई क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे आपको बताएगा। तो मैं आपको कहूँगा 1.5 घंटा आप सेल्फ स्टडी कीजिए, 1 घंटा आप प्रैक्टिस सेट को दीजिए। तो दोस्तों आप मेरी एक बात मानो ये कि आप मैथ में बस इतना करिए, अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए। बस आप 1.5 घंटा इतना टाइम बना लीजिए कि आप 1.5 घंटा आपको मैथ्स को देना ही देना है खुद से। जब लगाने बैठो तो 20 से 25 क्वेश्चन एक दिन में लगाओ, उसमें सेल्फ स्टडी में, और 1 घंटा आप प्रैक्टिस सेट लगाओ। अगर लास्ट टाइम पे अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया तो समझ लो दोस्तों, आपको पेपर में जाने के बाद ना पता ही नहीं चलेगा कि जैसे कोई नया क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको कर ही नहीं पाओगे। तो प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है, आप लास्ट टाइम पे लगाओ, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। फिर उसके बाद आता है दोस्त जीएस में अथाह है, आप कितना भी पढ़ लो। यहाँ पे 2-3 साल से मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा भी नहीं हो पाता है, 28 से 29 क्वेश्चन सही होते हैं। तो जीएस में अथाह है, जीएस में लेकिन आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप अपना दिमाग ये नहीं लगाते कि हमें किस सब्जेक्ट में कहाँ से कम पढ़ना है, वहाँ हम ज़्यादा मेहनत करें। आप सब जीएस के पीछे लगे पड़े हो कि भैया जीएस में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, 15-16 क्वेश्चन सही हो रहा है। तो मैंने आपको बताया हुआ है जीएस में आप यूपी जीके फॉलो कीजिए। बस यूपी जीके फॉलो करेंगे तो यूपी जीके से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। साथ में आप थोड़ी सी पॉलिटी देख लो और हिस्ट्री थोड़ी सी जब आप देखोगे ना, तो यूपी जीके में जो मैंने नोट्स दिया हुआ है यो यूपी जीके से आता है। तो आपका वहाँ से हिस्ट्री कवर हो जाएगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ आप जियोग्राफी आधा घंटा दे दो तो आपके 18 से 20 क्वेश्चन आराम से जीएस में हो जाएंगे। आप 22-25 के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? जो आसान सब्जेक्ट है आप उसको टाइम दीजिए ना, लेकिन आप मानते ही नहीं। मैं कहता हूँ आप हिंदी को टाइम दीजिए, आपको वहाँ पे पता है कि सिलेबस में इतना है, आप फरवरी का पेपर उठा लीजिए, कितना आसान पेपर था। अगर किसी ने मॉक में पहले 28 क्वेश्चन किए थे तो वहाँ पे फरवरी के पेपर में 32 से 33 क्वेश्चन करके आया है। तो आप ये देखिए ना कि हमें कहाँ से कम समय में ज़्यादा नंबर गेन हो जाएगा, आप इसको देखते नहीं हो। रीजनिंग हो गया, अब मैथ में 19 से 20 क्वेश्चन आए थे फरवरी के एग्जाम में, मैं खुद उसमें से 20 में से 19 क्वेश्चन करके आया था। एक क्वेश्चन वो गलती हो गया था, बस लगाया कुछ और, टिक वहाँ पे कुछ और हो गया। तो आप देखो मैथ में तो बिल्कुल टाइम लगा ही नहीं। अगर मैं कहूँ कि सबसे आसान पोर्शन फरवरी के पेपर में कौन सा आया था, तो मैथ आया था। तो दोस्त आप थोड़ा सा भी कर लोगे ना तो आपका हो जाएगा। तो जीएस में आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको बताया अंतिम 30 दिन की रणनीति, आप इतने टाइम इस सब्जेक्ट को दो तो आपका आराम से हो जाएगा, और मैथ के चक्कर में आप परेशान ना होइए। और जीएस में मैं नहीं कहूँगा कि आप प्रैक्टिस सेट फॉलो कीजिए, जीएस में आपको प्रैक्टिस सेट नहीं फॉलो करना है। आप मैंने यूपी जीके, पॉलिटी और जियोग्राफी आपको इतना ही रिवाइज करना है। आशा करता हूँ दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि अपनी भी परीक्षा है आपके साथ, क्योंकि वही पेपर हमें भी देना है। तो परीक्षा के साथ टाइम निकाल के वीडियो बनाना, फिर आप सबके इतने कमेंट्स होते हैं उनका रिप्लाई करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप लोगों ने वहाँ पे टेलीग्राम पे कमेंट किया है भैया आप ऐसे ही हमें गाइड करते रहिएगा, आप मतलब बंद मत कर देना बीच में कि बंद कर दो। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम निकालूँगा आप सबके लिए। तो दोस्त फॉलो कीजिए। और दोस्त मैं यही कहता हूँ कि अपने सपनों की खातिर नहीं, न कर पाओ तो अपने माँ बाप के सपनों की खातिर उनको एक जो मान सम्मान गांव देश रिश्तेदार में देना है ना, तो आप एक नौकरी के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आपके पास नौकरी होगी ना तो आप देखना आपका तो मान सम्मान बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में आपकी मम्मी पापा का कि सम्मान बढ़ेगा कि हाँ अरे इनका बेटा या बेटी जो है इसमें है, तो मतलब वो अलग सा फील आता है। तो यही खुशियाँ देनी है माँ बाप को कि मतलब वो भी अपने जो जितना परेशानी झेले हैं लास्ट टाइम पे उनको भी कुछ आराम मिले, कि हाँ वो भी कहीं समाज में खड़े हों, किसी कोई बात चले किसी ऐसे की तो कह पाएँ कि हमारा लड़का या हमारी लड़की या हमारा बेटा कि यहाँ पे है ऐसा करता है। तो ये दोस्त इसको ज़रूर फॉलो करना। और अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो अगर आपको पढ़ाई में 4 चांद लगाने हैं तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। जो मतलब डिस्कशन हो जाता है ना, आप अकेले नहीं कर पाओगे। और अपने प्यारे से कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो में। और आशा करता हूँ दोस्त आपको जल्दी मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप टेलीग्राम में बोलेंगे मैं उसी पे वीडियो लाऊँगा। ओके दोस्तों, नमस्कार।